5 मार्च मंगलवार हम सभी के लिए आम मंगलवार रहा, लेकिन अमेरिका वासियों के लिए मंगलवार कुछ अलग था। लोग वोटिंग के लिए निकल रहे थे। हालांकि अमेरिका में चुनाव को अभी वक्त बचा हुआ है। फाइनल वोटिंग होगी 5 नवंबर को। तो 5 मार्च को जो हुआ वो क्या था? इसे कहते हैं सुपर ट्यूसडे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कई मरहलों में होता है। सुपर ट्यूसडे सबसे अहम मरहलों में से एक है। समझिए कि अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं। पहली डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसकी अभी सरकार है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी पार्टी से आते हैं। दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन, जिसके एक नेता का नाम आपने पिछले सालों में कई दफा सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद चुनाव हार चुके हैं और इस बार फिर रिपब्लिकन पार्टी से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी ट्रंप उम्मीदवार नहीं बने हैं। नवंबर में होने वाले चुनाव में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को आमने सामने आने से पहले एक और बाधा को पार करना है, और उसी का सबसे बड़ा चरण है सुपर ट्यूसडे। तो आज के शो में हम जानेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, 5 मार्च को हुई वोटिंग का क्या नतीजा रहा और कौन से मुद्दे अमेरिकी चुनाव से पहले चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज हम चर्चा करेंगे सुपर ट्यूसडे की। सबसे पहले ब्रीफ में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रोसेस जान लेते हैं। कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति? 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। नंबर 1, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होना चाहिए। नंबर 2, उसकी उम्र कम से कम 35 बरस होनी चाहिए। नंबर 3, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कम से कम 14 बरस तक अमेरिका में रह रहा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चुनावी प्रक्रिया की। जैसा हमने पहले बताया, अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। दोनों पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है, जिसके लिए सीधे जनता वोट करती है। लेकिन इस उम्मीदवार को चुनने से पहले भी एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है। कोई उम्मीदवार कैसे बनेगा, इसका चयन भी जनता या पार्टी के समर्थक करते हैं। इसके लिए 2 तरह से चुनाव करवाए जाते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा है कॉकस। इसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। उसे सिर्फ अपने समर्थकों का साथ चाहिए होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य सरकारों के अंडर करवाए जाते हैं। प्राइमरी चुनाव भी 2 तरह से करवाए जाते हैं, ओपन या क्लोज्ड। अगर चुनाव ओपन यानी खुले रूप में होते हैं तो इसमें पार्टी के समर्थक के साथ आम जनता भी मतदान कर सकती है, और अगर चुनाव क्लोज्ड रूप से होते हैं तो इसमें सिर्फ पार्टी के सदस्य वोट डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉकसेस की। ये चुनाव पार्टी की तरफ से करवाए जाते हैं। इसमें खर्चा पार्टियां करती हैं। इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठा होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे व्यक्ति की बात सुनते हैं। उसके बाद उसी सभा में हाथ खड़े कर एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाता है। अधिकतर राज्यों में प्राइमरी का तरीका अपनाया जाता है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कॉकस के जरिए उम्मीदवार चुनते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए एक संख्या की जरूरत होती है। इन्हें डेलीगेट्स कहते हैं। ये डेलीगेट्स हर राज्य में अलग संख्या में होते हैं। कुछ राज्यों में जब प्राइमरी चुनाव जीतता है, सारे डेलीगेट्स उसके हो जाते हैं, जबकि कई दूसरे राज्यों में वोटिंग के अनुपात में डेलीगेट्स बांट दिए जाते हैं। उम्मीदवार चुने जाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आधे से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करे। डेलीगेट्स के मामले में भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में कुछ अंतर हैं। मसलन दोनों पार्टियों के डेलीगेट्स की संख्या बराबर नहीं होती। उदाहरण से इसको समझाते हैं। साल 2020 वाले इलेक्शन में डेमोक्रेट्स के कुल डेलीगेट्स की संख्या 3,979 थी और जीतने के लिए 1,991 की जरूरत, जबकि रिपब्लिकन के कुल डेलीगेट्स की संख्या 2,550 और उम्मीदवार बनने के लिए 1,276 की जरूरत। अब आते हैं सुपर ट्यूसडे पर। देश में जनवरी से जून तक प्राइमरी और कॉकस चुनाव होते हैं। इस क्रम में कुछ ऐसा सिस्टम है कि मार्च या कभी कभी फरवरी में एक मंगलवार को कई राज्यों में चुनाव पड़ते हैं। अलाबामा, अलास्का, अरकानसास, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मेन, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, उत्तरी कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, यूटा, वर्मोंट और वर्जीनिया में मंगलवार को होने वाले यही निर्णायक चुनाव कहलाते हैं सुपर ट्यूसडे। चूंकि सुपर ट्यूसडे को काफी सारे राज्यों का निर्णय हो जाता है, इसलिए पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि सुपर ट्यूसडे के बाद ही उम्मीदवार लगभग तय हो जाते हैं। हालांकि इस साल इसका महत्व कुछ हद तक कम हो गया है, क्योंकि ये लगभग पहले से ही तय था कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे और जो बाइडेन चूंकि राष्ट्रपति है तो उनका भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होना पहले से तय था। फिर भी
जानते हैं इस बार ट्रंप और बाइडेन के अलावा राष्ट्रपति पद के और कौन उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन पार्टी पहले भीड़ भरा मैदान नजर आ रही थी, अब वहां कुल 2 दावेदार बचे हुए हैं, निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप। निकी हेली फिलहाल ट्रंप से काफी पिछड़ रही हैं, लेकिन उनके पक्ष में अब तक कम से कम एक उपलब्धि आई है। हेली ने वॉशिंगटन स्टेट के लिए हुए प्राइमरी चुनाव में ट्रंप को हराया और इस तरह वो अमेरिकी चुनाव के इस लंबे इतिहास में रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली महिला बन गई। हालांकि शाम होते होते अपडेट आया कि उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है। माने अब रिपब्लिकन पार्टी में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार बचे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो जो बाइडेन के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए 2 लोग और मैदान में हैं, डीन फिलिप्स और मेरियन विलियमसन। इन सब के अलावा एक और नाम का जिक्र जरूरी हो जाता है, वो है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं और अपने नाम के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि कैनेडी का प्राइमरी चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नाम और पूरी प्रोसेस समझने के बाद आपको बताते हैं सुपर ट्यूसडे के रिजल्ट के बारे में। पूरे रिजल्ट आने में भी वक्त लगेगा, इसलिए आपको कुछ मुख्य अपडेट्स बताए देते हैं। शो रिकॉर्ड करते समय डोनाल्ड ट्रंप लगभग सभी राज्यों से आगे चल रहे हैं और 1000 के करीब डेलीगेट्स वोट से आगे चल रहे हैं। याद रखिए, उम्मीदवार बनने के लिए उन्हें 1215 डेलीगेट्स की जरूरत है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को जीतने के लिए 1968 डेलीगेट्स की जरूरत है। शो रिकॉर्ड करते समय जो बाइडेन भी लगभग सभी राज्यों में आगे चल रहे हैं, उनके पास लगभग 1500 डेलीगेट्स का समर्थन है। हालांकि उन्हें भी लगभग 400 डेलीगेट्स की जरूरत है, लेकिन बाइडेन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप महज एक स्टेट से हारे हैं, वर्मोंट स्टेट से निकी हेली की जीत हुई है, लेकिन ये भी बहुत कम मार्जिन से हुई है। जो बाइडेन भी एक सीट हारे हैं, अमेरिकन सामोआ डेमोक्रेटिक, यहाँ जीत हुई है जेसन पामर की। सभी राज्यों के रिजल्ट आने पर ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जानकार कहते हैं अगर रिजल्ट इसी दिशा में आते रहे तो एक बार फिर बाइडेन वर्सेस ट्रंप का टकराव देखने को मिल सकता है। ये तो रहा सुपर ट्यूसडे और अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ा तिया पांचा। अब इस चुनाव की कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। अगर ट्रंप वर्सेस बाइडेन होता है, जिसकी संभावना भी बनती दिखाई दे रही है, ऐसे में कौन चुनाव जीत सकता है, कुछ सर्वेस पर हम यहाँ पर गौर करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे में ट्रंप को 47% वोट्स मिले हैं, बाइडेन को 45%। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे किया, लोगों से पूछा कि ट्रंप और बाइडेन किसकी नीतियां ज्यादा बेहतर थीं। इसमें ज्यादातर लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया। इस बार के चुनाव में जो बाइडेन की उम्र का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है, वो फिलहाल अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। उनकी उम्र अभी 81 बरस है। जब वो राष्ट्रपति बने थे उनकी उम्र 78 बरस थी। कई सर्वे में लोगों ने उनकी उम्र को एक मुद्दा बताया है। ये बाइडेन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने वॉशिंगटन डीसी में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से संपर्क किया। उनसे पूछा कि जो बाइडेन लगातार सर्वे में पीछे चल रहे हैं, अमेरिका के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अमूमन दूसरी बार जीत जाता है, फिर बाइडेन के साथ क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जो बाइडेन जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो अमेरिका कोविड से गुजर रहा था। हम काफी लोग भूल जाते हैं। वो आए, मुझे याद है, चुनाव जीते, उसके बाद तुरंत आए, वैक्सीन आई, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा, क्योंकि हमने बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस यूएस में दिए थे, तो अगर आप आज भी देखें तो इन्फ्लेशन को लेके लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा एक मुद्दा है कि भाई देखिए, जब से ट्रम्प के समय हमारी कीमतें कम थी, अब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। वैसे इन्फ्लेशन कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी एक इकोनॉमिकली मुझे लगता है कि लोग खुश नहीं हैं। दूसरी चीज, एक जो बार बार जो बाइडेन को लेके आती है, वो ये है कि एज, वो सचमुच ही विल बी 81। तो ये हमेशा से लोगों के जहन में था। मुझे याद है जो 2020 में उन्होंने कहा था मैं एक ट्रांजिशन प्रेसिडेंट हूं। मतलब उन्होंने इंडिकेट किया था कि शायद मैं 4 साल के लिए आऊंगा और फिर आई विल ट्रांजिशन इनटू अ यंगर लीडर। तो काफी लोगों को ये लगा था कि वो एक्नॉलेज कर चुके हैं ये बात कि उनकी एज एक फैक्टर है। लेकिन 2022 के मिड टर्म्स के बाद से जब उन्होंने देखा कि ऐसा कोई लीडर नहीं है, और शायद डेमोक्रेटिक पार्टी को लगा कि अगर ट्रंप उभर के आते हैं एज अ नॉमिनी रिपब्लिकन पार्टी से, तो बाइडेन उनके बेस्ट शॉट है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो वहां से उनका जो मूड है वो चेंज हुआ। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। और लेकिन लोगों के जहन में बार बार ये बात है, कब से है, कि ही इज टू ओल्ड टू बी प्रेसिडेंट। हमने देखा है ऐसा, थोड़े से फ्रेजाइल वो दिखते भी हैं। तो मुझे लगता है कि
यूजुअली आपकी बात सही है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो इनकम्बेंट है उनको लगता है कि दे आर लीडिंग इन पोल्स और वो जीत रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम एक अनरियलिस्टिक टाइम में जी रहे हैं, हम एक ट्रम्प एरा के बाद जी रहे हैं, जहां पे ट्रम्प, अगर मुझे लगता है ऐसा कि अगर ट्रम्प के अलावा कोई और कैंडिडेट होता तो शायद चीजें थोड़ी डिफिकल्ट, थोड़ी अलग होती। शायद डिफिकल्ट भी होती पर थोड़ी सी अलग होती। बिकॉज ये एक चुनाव ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 में कहा था कि मैं वापस आऊंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एज फैक्टर, इकोनॉमिक्स, अबॉर्शन, इमिग्रेशन, इन चीजों पे जो हार्ड लाइन चीजें हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, वो लोगों के साथ फिलहाल कनेक्ट कर रही हैं और इसी वजह से जो बाइडेन पोलिंग में पीछे चल रहे हैं। बाइडेन की उम्र को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, उनसे कई दफे टंग स्लिप भी हुआ है। ऐसे में मुद्दा अमेरिकी राजनीति में कितना अहम है? बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, एज को लेके बहुत सारी पोलिंग भी हो चुकी है और बार बार ये बात सामने आई है कि कुछ 67% के आसपास जो लोग हैं वो ना डोनाल्ड ट्रंप को और ना जो बाइडेन को प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, अमेरिकी इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि ये दोनों कैंडिडेट्स जिन्होंने 2020 में ओल्डेस्ट कैंडिडेट का रिकॉर्ड बनाया था, ये खुद तोड़ने जा रहे हैं फिर से 4 साल बाद। और लोगों को ये दिख रहा है, विजुअली दिख रहा है। हमने देखा है जो बाइडन स्लिप हो जाते हैं जब स्टेयरकेस से चढ़ रहे हैं, तो एज हैज बीन कैचिंग अप विथ हिम। तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली लोगों के दोनों पार्टीज ने ऐसे कैंडिडेट सामने खड़े किए हैं या लोगों ने चुने हैं इनफैक्ट, जो इस बात को दर्शाते हैं कि एक जो यंगर पार्टी है, यंगर लीडर्स हैं इन पार्टी के, वो अभी तक इतने मुझे लगता है सशक्त नहीं है कि उनके ऊपर चुनाव या का दांव खेला जा सके। दूसरी चीज, ये दोनों लीडर अपने आप में महान एक तरह से मुझे लगता है पॉलिटिशियंस हैं। इनको पता है कहाँ पे क्या चीज करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो रियलिटी है वो छुपती नहीं है। हमने देखा है, हम बाइडेन की बात करते हैं, वो टंग स्लिप हो जाता है, कुछ कह देते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप भी सेम चीज कर रहे थे। उन्हें कहना था निकी हेली, वो नैन्सी पेलोसी का नाम ले रहे थे। थोड़े दिन पहले वो जब कटाक्ष कर रहे थे बाइडेन के ऊपर, वो बार बार ओबामा का नाम ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम है। और देखिए, एज छुपाए नहीं छुपती। जहां तक अमेरिकी लोगों का सवाल है, काफी ऑपरेटिव्स ये कहते हैं कि अगर किसी गॉड, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर रिप्लेस करना पड़े, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बाइडेन कहे कि मुझे नहीं लड़ना है, तो शायद ज्यादा चांसेस बन जाते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के जीतने के, बिकॉज फिर आप एक यंगर कैंडिडेट के साथ होंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जहां पे हम हैं अभी फिलहाल मार्च में, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी कैंडिडेट पीछे हटेगा। और अमेरिका को एक, जैसे हम लोग कह रहे, मैं कह रहा था कि एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट को चुनने का। ट्रंप पर कैपिटल हिल दंगों के आरोप हैं, उन पर कई केसेस चल रहे हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ ही रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में आए, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए एज अ नॉमिनी बने, दैट वाज अ शॉकर। बहुत शॉक लगा लोगों को, क्योंकि वो एक कॉमन मैन से कनेक्ट कर पाए थे। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो यूजुअली उनकी एक लैंग्वेज होती है, वो एक तरीके से बात करते हैं, वो पॉलिसीज की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आप उनका 2016, 2020 और 2024 का आप तीनों अगर आप कैंपेन देखें, उन्होंने वही बातें थोड़ी सी मॉडिफाई करके बोली हैं। उन्होंने वही लैंग्वेज रखी है। वो कोई पॉलिसी स्पीच नहीं देते, वो ऐसे जबरदस्त ऑरेटर नहीं है। वो आते हैं, वो खुला मन से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ भी लिखा हो, उनको दिमाग में जो चल रहा होता है उस दिन वो कह देते हैं। उनका ये जो तरीका था, ये जो स्टाइल था, वो लोगों से कनेक्ट हुआ और उन्होंने इसको बिल्डअप किया कि मैं आपकी तरह हूं। हालांकि वो एक कॉमन अमेरिकी नागरिक से बहुत दूर है, बहुत अलग है, ही इज अ बिलियनेयर, लेकिन वो कनेक्शन वो कर पाए। उसके बाद अगर आप देखें, जब वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे व्हाइट हाउस में, उसके बाद जब हार गए चुनाव, उसके बाद से उन्होंने जो चीजें की, तो उन्होंने हमेशा उस जो एक नस जो पकड़ी थी अपने वोटर्स की, अपने समर्थकों की, वो कभी नहीं छोड़ी। वो जो पल्स उन्होंने पकड़ रखी थी। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर एक तरह से अपना कब्जा बना लिया है, जो जिसे हम एक्सट्रीम मागा कहते थे, आई थिंक वो पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी एक तरह से 60% से ज्यादा वैसी हो चुकी है, इसलिए वो जीत भी रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कनेक्शन बन चुका है अपने वोटर्स के साथ, आई थिंक इसलिए वो इतने लोकप्रिय हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अमेरिकी इतिहास छोड़िए, आप किसी भी अगर बड़ी डेमोक्रेसी में देखिए, अगर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके अगेंस्ट में 91 इंडाइटमेंट्स हैं, जिनके 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और पता नहीं कि अगर वो
कन्विक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली एक चैलेंज हो सकता है कि वो कैसे प्रेसिडेंट से अपनी गवर्न करेंगे। उसके बावजूद लोग उनकी जो बातें हैं उन पे विश्वास करते हैं। लोग मानते हैं कि 2020 का चुनाव है, ट्रम्प को हराया गया, उनके साथ धांधली की गई वोटों की। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक, आज से 10-20 साल बाद पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट शायद इस पर रिसर्च करके बता पाए कि क्या कनेक्शन था। बट बहुत जबरदस्त और बहुत रियल कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का। और मुझे लगता है कि इस बात का जो फायदा है पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी उठाना चाहती है। इसलिए हमने ये भी देखा कि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर एक पॉलिटिकल लीडर है जो गलत है, जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, तो बाकी के लीडर्स पार्टी के आके उनके अगेंस्ट में कहते हैं या बोलते हैं कि देखिए ये गलत लीडर है या इनके साथ गलत हुआ है। लेकिन आप रिपब्लिकन पार्टी को देखिए, एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध जा सकता है। इतनी होल्ड है डोनाल्ड ट्रंप की। तो यही वजह है कि इतने कोर्ट केसेस चलने के बाद भी आज डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं रिपब्लिकन पार्टी में, और आने वाले चुनाव में शायद हो सकता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन जाए। इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए 4 मुद्दे हैं। सबसे पहला इमिग्रेशन। अमेरिका, हमारे दर्शकों में बताऊं, एक ऐसा राष्ट्र है जिसका बॉर्डर सील नहीं है। आप क्रॉस करके आ सकते हैं। ऑल्दो बॉर्डर वॉल की बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे डेली लोग आते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, असाइलम लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। करीब 1.8 मिलियन पीपल लास्ट ईयर अमेरिका आए बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्हें किस तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें किस तरह के वर्क परमिट्स मिलने चाहिए, इस पे अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम क्लियरली डिफाइन नहीं है और बना भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो मुझे लगता है इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो बाइडेन और कमला हैरिस चाहते हैं मुद्दा बने, वो है अबॉर्शन। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को ओवरटर्न कर दिया था और स्टेट्स के पास राइट्स दे दिए थे कि वो डिसाइड कर सकते हैं अबॉर्शन लीगल है या इलीगल है। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, स्पेशली क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वोटर्स हैं वो यंग है और बहुत ज्यादा वुमेन है। तो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। तीसरा मुद्दा है इकोनॉमिक्स। कोई भी अमेरिकी चुनाव में इकोनॉमी के बिना कंप्लीट नहीं होता। मुझे लगता है कि जिस तरह की इकोनॉमी में हम लोग हैं अभी, इसने काफी ज्यादा रिकवर किया है, लेकिन हम अभी भी उस लेवल पे नहीं आ पाए जब हम लोग 2019 के आसपास थे। तो इकोनॉमी तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और चौथा मुद्दा होने वाला है वॉर। कुछ 51 या 53% लोग अब ऐसा मानते हैं कि यूक्रेन का वॉर जरूरी है। 2 साल पहले करीब 90% लोग ये कहते थे कि यूक्रेन का वॉर जरूरी है। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन प्लस इसराइल में जो चल रहा है, ये दोनों वॉर डिक्टेट करेंगे मूड ऑफ द नेशन, कि किस तरह से इसे इस ये जो बाइडन है वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, और ट्रम्प के क्या उसके व्हाट हाउ डज ही हैंडल दीज वॉर्स। तो ये 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इन्हीं चारों मुद्दे पे आप देखिएगा अगले आने वाले समय में, अनलेस देयर इज अ सरप्राइज, ये 4 मुद्दे पे चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। निकी हेली ने अपना चुनावी कैंपेन क्यों खत्म किया? देखिए, निकी हेली के पास कोई भी रियलिस्टिक पाथ नहीं था। उनके उनके जो कैंपेन थे, उनके जो डोनर्स थे, उनके जो फंडर्स थे, वो बार बार इस बात पे विश्वास कर रहे थे कि जो पहले स्टेट्स है, सुपर ट्यूसडे, मार्च 5 तक के जो स्टेट्स थे, शी हैज टू विन फ्यू ऑफ दो स्टेट्स। तो आप आयोवा नहीं जीते तो आप हो सकता है आप न्यू हैम्पशायर जीत जाए। आप न्यू हैम्पशायर नहीं जीते तो शायद आपका होम स्टेट साउथ कैरोलिना जीत जाए। आप साउथ कैरोलिना नहीं जीते तो आप वर्मोंट जीत जाए, मैसाचुसेट्स। मतलब अगर आप इनमें से कुछ 18-20 स्टेट में से अगर आप 5 या 6 स्टेट्स भी जीत जाते हैं, तो शायद एक एक आउटसाइड चांस होता है। पर उनका डेलीगेट काउंट आप देखिए, उनका डेलीगेट काउंट इज लेस देन 100। डोनाल्ड ट्रंप इज वे अहेड। तो कोई रियलिस्टिक चांस है नहीं निकी हेली का जीतने का, था नहीं कल के रिजल्ट्स के बाद। और इसलिए मुझे लगता है निकी हेली ने अपनी जो कैंपेन है वो सस्पेंड कर दी है। एक बात दाद देनी होगी निकी हेली की, और मैं ये एक इंडियन अमेरिकन होने के नाते कहूंगा कि उन्होंने ट्रंप के विरुद्ध एक बहुत सीरियस कैंपेन चलाई। उन्होंने ट्रंप को कॉल आउट भी किया। उन्होंने काफी बार जो हेजिडेंट थे लोग एक बात कहने में, उन्होंने ओपनली कही, ट्रम्प की मेंटल हेल्थ को लेके भी चीजें कही, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। तो एक बहुत ही शक्तिशाली कैंपेन निकी हेली ने चलाई। और आने वाले समय में हम देखेंगे वो कोई ना कोई रोल अमेरिकन पॉलिटिक्स में, एक्टिव अमेरिकन पॉलिटिक्स में प्ले करती रहेंगी। साथ ही साथ क्योंकि आपने निकी हेली के बारे में पूछा कि और क्या हो सकता है, एक आउटसाइड चांस है। और वो आउटसाइड चांस जो बार बार लोग कह रहे थे कि
क्योंकि वो बात इसलिए रन कर रही थी कि अगर कोई कोर्ट केस ऐसा आता है जिसमें ट्रंप क्रिमिनली इंडाइट हो जाते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं, तो शायद मूड ऑफ द नेशन बदलेगा। शायद जो वोटर्स ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं वो ट्रंप को सपोर्ट ना करें, और बाकी के आने वाले स्टेट्स में शी माइट स्टार्ट विनिंग दो स्टेट्स। लेकिन कोर्ट ने केसेस आगे बढ़ा दिए हैं, तो कोई कन्विक्शन हुई नहीं है। तो मुझे लगता है अब द ओनली वे निकी हेली टिकट पे आ सकती है कि या तो ट्रंप उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना ले, और या किसी कारणवश ट्रंप डिस्क्वालीफाई हो जाए। बट कूडोज टू हर कैंपेन। मैंने काफी क्लोजली देखी उनकी कैंपेन, और मैं पहली बार ही रिएक्शन दे रहा हूँ। सो इफ एनीबडी इज निकी हेलीज कैंपेन इज वाचिंग, गुड लक टू यू। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अब दुनिया की दो बड़ी अपडेट्स जान लेते हैं। पहला अपडेट कैरिबियाई देश हेती से। हेती में इन दिनों गैंग वॉर चल रही है, पूरे देश में अफरा तफरी है। इसमें अब तक 12 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 4 पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसी के चलते हेती की सरकार ने 3 मार्च को 3 दिन के आपातकाल की घोषणा की थी। गैंग के नेताओं का कहना है कि वे प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। मामले में ताजा अपडेट है कि पीएम हेनरी पड़ोसी देश प्यूर्टो रिको चले गए हैं। जब देश में हिंसा शुरू हुई थी तब वो केन्या के दौरे पर गए हुए थे, लेकिन अब वो अपने ही देश में वापस नहीं आ पा रहे हैं। सरकार ने कहा कि शनिवार रविवार को 2 जेलों पर इस तरह का हमला किया गया। इनमें से एक जेल राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में है और दूसरी पास के क्राइक्स डेस बाउक्विट्स में। हेती मीडिया ने बताया कि जेलों पर इस तरह के हमले से पहले कई पुलिस स्टेशंस पर भी हमला किया गया, जिससे अधिकारियों का ध्यान भटक गया। पोर्ट ओ प्रिंस जेल से भागे लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के सिलसिले में आरोपित गिरोह के सदस्य थे। इन सबके पीछे जिमी चेरिजर का नाम बताया जा रहा है। ये बारबेक्यू नाम से भी जाना जाता है। जिमी वर्तमान राष्ट्रपति हेनरी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। अगली अपडेट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की सजा के दौरान निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि साल 1979 में 7 जजों की बेंच ने अपनी सुनवाई में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। साल 1977 में सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने भुट्टो की सरकार को हटाकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। बाद में जियाउल हक के शासन में ही भुट्टो को फांसी की सजा दी गई थी। जिया के आलोचकों का कहना है कि जियाउल हक के दबाव में आकर ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट की टिप्पणी पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।